अरे देवर जी, आपसे जरा भी सब्र नहीं होता। ऐसे दिन दहाड़े मेरे गले न लगा करो। कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? पर आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो बस यही कहते हैं कि दिन हो या रात, हम दोनों अकेले ही तो हैं। अब बड़ा भाई नहीं रहा तो मेरा शौहर भी आप ही हो। और यार भी, पहले मैं आपकी भाभी थी, पर भाई के गुजरने के बाद अब तो मेरी राखी और लाज सब आपके हाथ में है। मैं जानती हूं कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि आपके अलावा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन। भाभी, अब भैया नहीं रहे, और मेरा तो इस दुनिया में उनके अलावा कोई था ही नहीं। आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। 1 महीने बाद अब गर्मी बहुत ज्यादा होने लगी है। इतनी तेज तपिश है कि दिल करता है बस ये भारी कपड़े उतार दूं। एक तो मैं अकेली हूं, ऊपर से मन की बेचैनी, और ये मौसम की आग। देवर जी, खाना बन चुका है, आ जाइए। भाभी, बस आ रहा हूं, थोड़ा काम बाकी है। अरे देवर जी, आप अपना जरा भी ख्याल नहीं रखते। मैं चाहती हूं कि तुम जल्दी बड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी भाभी बहुत अकेली पड़ गई है। रात के वक्त देवर जी, तुम कभी नाराज मत होना, क्योंकि नींद में मैं कभी कभी अनजाने में तुम्हें गले लगा लेती हूं। भाभी, ये आप मेरे साथ क्या कर रही हैं? मुझे डर लग रहा है। अब तो मैं ये भी भूल जाती हूँ कि तुम मेरे मैं देवर कैसे हो या बताऊं? शौहर। बस तुम दिल बुरा तो नहीं धड़कता मानते ना है। इस बात का? ठीक है, बैठो। भाभी, जब नींद में तुम मेरे गले लगती हो तो मुझे बहुत अजीब सा महसूस होता है। नहीं मेरे भोले देवर, वो अजीब एहसास नहीं, वो कुछ और है। अभी तुम छोटे हो, ये सब बातें नहीं समझोगे। आखिर ये सब बातें मैं कब समझ पाऊंगा? अब बहुत रात हो चुकी है, सो जाते हैं। मेरी शादी वाले दिन मेरा 14 साल का देवर बहुत खुश था। मैंने हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझा, और वह भी मुझे भाभी मां कहकर पुकारता था। मेरे पति की मृत्यु के कुछ दिन बाद मुझे अकेले सोने में डर लगता था, इसीलिए मैं अपने देवर को अपने साथ बिस्तर पर सुलाने लगी। सर्दियों की रातें थीं, और एक ही बिस्तर में अपने देवर के साथ सोना मुझे बहुत अजीब लग रहा था। पति के जाने के बाद मैंने बहुत मुश्किल से दिन गुजारे थे, लेकिन मैं कब तक इस तरह जीती रहूंगी? उस रात मैंने सोचा कि एक बार अपने देवर को आजमा कर देखूं। आधी रात को मैंने उसे हिलाकर देखा तो वह गहरी नींद में था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। मेरे पति की मृत्यु को अभी केवल 2 दिन ही हुए थे, और घर में सास ससुर या ननद भी नहीं थी। मेरे पति का इस दुनिया में अपने छोटे भाई के अलावा कोई नहीं था। रोहन की उम्र 14 साल थी, और वह मुझसे छोटा था। जब मेरी शादी हुई थी तब वह कहता था कि उसे नई मां मिल गई है, लेकिन मेरी मां हमेशा समझाती थी कि बेटी, तुम्हारा देवर तुम्हारा बेटा नहीं है। उससे दूरी बनाए रखो, वह बड़ा हो जाएगा तो तुम्हें उससे पर्दा करना होगा। इसलिए उसे अभी से आदत डालो कि वह तुम्हारे कमरे में बिना पूछे ना आए। मैंने देखा है कि तुम्हारा देवर बिना वजह तुम्हारे कमरे में आता जाता है, जो ठीक नहीं है। तुम एक शादीशुदा लड़की हो, तुम्हें मर्यादा की परवाह करनी चाहिए। मैं अपनी मां की बात सुनती तो मुझे लगता कि वे रोहन के बारे में गलत सोचती हैं, इसलिए मैं नाराज हो जाती थी। लेकिन जब मैं बेसहारा हुई और पति चले गए तो मेरी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वे मुझे इस छोटे बच्चे के भरोसे छोड़ जाएंगे। रात के 12 बज गए थे, और रोहन अभी तक घर नहीं आया था। मेरा दिल चाहता था कि वह घर ना आए तो अच्छा है, क्योंकि उसके आने से मुझे अब असहज महसूस होने लगा था। मुझे बार बार मां की बातें याद आ रही थीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल गले को आ गया। बाहर से रोहन की आवाज आई कि भाभी, दरवाजा खोलो, मैं हूं। मैं डरते डरते दरवाजा खोल रही थी, और आज यह घर मुझे किसी जंगल जैसा लग रहा था। रोहन मुझे छोटा सा भेड़िया लगने लगा था। पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में इतना बुरा सोच रही थी। उसने मासूमियत से पूछा कि भाभी, आपने खाना खाया? और उसके हाथ में होटल से लाए हुए चावल थे। उसने प्लेट में चावल डाले और कहा कि भाभी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। आप इसे खा लीजिए, वरना आप भूख से मर जाएंगी। मैं अपने भाई के बाद अपनी मां को नहीं खोना चाहता। उसकी आंखों में आंसू थे, और वह मुझे मां कह रहा था, पर मां की चेतावनी मेरे दिमाग से नहीं निकल रही थी। उसने कहा कि भाभी, आपको चिंता की जरूरत नहीं है, मैं आपका सहारा बनूंगा। फिर उसने एक अजीब बात कही कि भाभी, आप इसी कमरे में सो जाइए, छत वाले कमरे में मत रहिए, क्योंकि सबको पता है कि भाई नहीं रहे, और कोई भी बुरी नीयत से आ सकता है। मुझे उसकी बातें ठीक लगीं, और मैं उसके कमरे में चली गई। लेकिन वहां जो देखा, उसने मेरे होश उड़ा दिए। कमरे का दरवाजा बंद करते ही मेरी नजर मेरे अपने जेवरों पर पड़ी, जिन्हें मैंने ताले में छुपा कर रखा था।
मुझे समझ नहीं आया कि ये रोहन के पास कैसे आए। उस समय मुझे बहुत तेज नींद आने लगी और मैं सो गई। सुबह जब 10 बजे आंख खुली तो मैं हैरान थी कि मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आई, जैसे किसी ने नशा दे दिया हो। बाहर आई तो रोहन चाय बना रहा था। उसने खुद ही बताया कि भाभी, मैंने आपके खाने में नींद की गोली मिलाई थी ताकि आप आराम से सो सकें। मुझे बहुत गुस्सा आया कि उसने ऐसी हरकत क्यों की, लेकिन उसने मासूमियत से चाय का गिलास आगे कर दिया। फिर उसने कहा कि भाभी, मैं आपके जेवर बेचना चाहता हूं ताकि हम नया घर खरीद सकें और इस किराए के घर की जलालत से बच सकें। उसने कहा कि उसे आगे शादी भी करनी है और हमें साथ रहना है। मैंने अपने मायके वालों से बात की तो उन्होंने सहारा देने से मना कर दिया। इसलिए मैंने रोहन पर भरोसा करके उसे जेवर दे दिए। 2 दिन में ही उसने घर के कागजात मेरे हाथ में थमा दिए। शाम को मैंने खुशी में उसके लिए अच्छा खाना बनाया, पर वह रात के 12 बजे तक घर नहीं आया। जब वह आया तो मैं उस पर बरस पड़ी कि तुम कहां आवारागर्दी कर रहे थे। तभी उसने गुस्से में मुझ पर चिल्लाकर कहा कि भाभी बस करो, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। उस वक्त वह किसी 14 साल के बच्चे की तरह नहीं, बल्कि एक परिपक्व आदमी की तरह व्यवहार कर रहा था। उसने बिना किसी शर्म के मुझसे कहा कि भाभी आप मुझसे शादी कर लीजिए, वरना आप काफिर हो जाएंगी। उसकी ये बात सुनकर मेरा कलेजा कांप गया। जिस बच्चे को मैंने मां जैसा प्यार दिया, वह आज ऐसी बातें कर रहा था। मैं डर के मारे अपने कमरे में छिप गई और दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन जब मैंने उसका दरवाजा खटखटाया तो वह घर में नहीं था और बाहर से ताला लगा हुआ था। उसने मुझे घर में कैद कर दिया था। शाम होते ही कुछ लोग दरवाजे पर आए और मुझ पर चिल्लाने लगे कि तुम एक विधवा होकर यहां अकेले इस लड़के के साथ क्यों रहती हो? तुम हमारे मोहल्ले का माहौल खराब कर रही हो। मुझे समझ आ गया कि यह सब रोहन की चाल थी ताकि मैं मजबूर होकर उससे निकाह कर लूं। मैंने अपना सामान बांध लिया क्योंकि अब वहां रहना नामुमकिन था। सच है कि यह दुनिया एक अकेली औरत को जीने नहीं देती।